मॉर्निंग एवरीवन। दिल्ली करंट अफेयर्स प्लस पीआईबी के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज है 25 दिसंबर और इस वीडियो के अंदर 25 दिसंबर की जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हुए वो कवर करने वाले। ये आज की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओलिव रिडले टर्टल के बारे में बात करते हैं। ये एक कछुए की प्रजाति है दोस्तों। और ये क्यों न्यूज के अंदर है? क्योंकि भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण के द्वारा भारत के ये 3 लोकेशन है। एक तो गाहिर माता, दूसरा देवी नदी का मुहाना और ऋषिकुल्या, जहाँ पे ओलिव रिडले टर्टल है वो व्यापक स्तर पे पाए जाते हैं। उनकी टैगिंग की जा रही है। टैगिंग का मतलब ये हो गया कि उनके गले के अंदर इस तरह का एक डिवाइस वगैरह लगाया जा रहा है या पट्टा वगैरह लगाया जा रहा है, ताकि उनका जो भी इनकी मूवमेंट वगैरह रहती है उसको ट्रैक किया जा सके। मॉनिटरिंग वगैरह है वो इस संगठन के द्वारा किया जा सके, तो इसलिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, इसकी स्थापना 1916 के अंदर हुई थी और इसका हेडक्वार्टर याद रखिए, इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता के अंदर है। इस संगठन के बारे में भी आपको बता दिया। नेक्स्ट दोस्तों, अपन ओलिव रिडले टर्टल के बारे में बात करते हैं। ये विश्व के अंदर पाई जाने वाली जितनी भी समुद्री कछुए की प्रजातियां वगैरह रहती है उसमें सबसे छोटे हैं और सबसे अधिक है, यानी संख्या के हिसाब से देखोगे सबसे ज़्यादा अधिक है। और इनका जो नाम है वो इनकी स्किन वगैरह है, ये आप देख सकते हो, ये ओलिव रिडले टर्टल है। इसकी स्किन की वजह से इसका नाम है वो ओलिव रिडले पड़ा है। इनकी एक खास विशेषता दोस्तों आप जो याद रख सकते हो कि जब भी इनका प्रजनन वगैरह का टाइम वगैरह रहता है तब ये सामूहिक नेस्टिंग के लिए जाने जाते हैं और उसको अरबिडा के नाम से जाना जाता है। जो सामूहिक नेस्टिंग स्थल वगैरह है उसको अरबिडा के नाम से जाना जाता है। इतनी व्यापक स्तर पे जब भी प्रजनन का टाइम होता है व्यापक स्तर पे इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ पे क्या है कि सामूहिक घोंसले वगैरह बनाते हैं। तो ये चीज़ याद रखिए। ये कहाँ पाए जाते हैं? भारत के अंदर मुख्य रूप से ये उड़ीसा के अंदर। ये जो रेड वाला एरिया है ये देख सकते हो, ये गाहिर माता है। जो महानदी का जो डेल्टा वगैरह है ये महानदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो, तो उसके डेल्टा के अंदर गाहिर माता वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये स्थित है, जहाँ पे ओलिव रिडले नेस्टिंग बीच है। अगला लोकेशन है देवी रिवर, ये आप देख सकते हो। और उस देवी नदी के नीचे ही ऋषिकुल्या नदी है जहाँ पे भी ओलिव रिडले टर्टल हैं, कछुए वगैरह हैं, वो पाए जाते हैं। ये चीज़ लोकेशंस वगैरह आप याद रखना दोस्तों। कुछ और विशेषता इस कछुए से संबंधित आपको बता देता हूँ। ये मुख्य रूप से प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के गर्म पानी वाले क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं। ये चीज़ याद रखिए, गर्म पानी वाले क्षेत्र के अंदर ही ये कछुआ पाया जाता है। और उड़ीसा का जो गाहिर माता है समुद्री अभ्यारण्य विश्व के अंदर समुद्री कछुओं का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है, यानी यहाँ पे व्यापक स्तर पे क्या है कि कछुए वगैरह हैं। एक लोकेशन के अंदर इतना बड़ा प्रजनन स्थल है, ये चीज़ आप याद रखना। ओलिव रिडले कछुए आयुष्मान की जो रेड लिस्ट है उसमें वनरेबल कैटेगरी के अंदर आते हैं, यानी सुभेद की श्रेणी के अंदर आते हैं। इतना ज़्यादा खतरा नहीं है लेकिन अभी संकट का सामना करना पड़ रहा है। साइट की जो सूची है ये भी एक पादपों और जो प्राणी वगैरह है उनको संरक्षण से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसको वाशिंगटन समझौता के नाम से जाना जाता है। उसकी परिशिष्ट वन सूची के अंदर ओलिव रिडले टर्टल आता है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की जो अनुसूची है उसके हिसाब से भी ये पहली अनुसूची के अंदर आता है। वर्तमान के अंदर ओलिव रिडले कछुए उनका व्यापक मानव उपभोग वगैरह, जैसे मान लो का मांस के लिए हो गया, खाल हो गया, चमड़े की वजह से इनका व्यापक स्तर पे शिकार वगैरह हो रहा है। साथ में क्या है कि फिशिंग ट्रोलर उसकी वजह से भी उनको संकट का सामना करना पड़ रहा है। समुद्री प्रदूषण हो गया, प्लास्टिक्स वगैरह हो गया, इन चीज़ों की वजह से ये प्रजाति वगैरह भी संकट का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट दोस्तों न्यूज़ ये है, ये एक मैसेजिंग एप्लीकेशंस है। भारतीय सेना ने अपने लिए एक आधुनिक मैसेजिंग एप्लीकेशन है उसका निर्माण किया है, जिसका नाम क्या है? आर्मी सिक्योर्स इंजीनियर्स मैसेजिंग एप्लीकेशंस। तो आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशंस है। सॉरी दोस्तों, इंजीनियर्स बोल दिया मैंने, इंडिजीनियस, ठीक है। स्वदेशी एक मैसेजिंग एप्लीकेशन है जिसका निर्माण सेना के सिग्नल कोर अधिकारी है उनके द्वारा किया गया था, ठीक है। और ये एक वेब आधारित नई पीढ़ी की अत्याधुनिक एप्लीकेशंस है जिसके माध्यम से आर्मी के बीच में, आर्मी के जो भी अधिकारी वगैरह रहते हैं उनके बीच में जो कम्युनिकेशंस है, बहुस्तरीय जो भी मैसेजिंग सिस्टम्स हो गए, उसलिए इसके लिए एप्लीकेशंस वगैरह हैं वो विकसित की गई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक अलग ही सेना के लिए मैसेजिंग वगैरह के एप्लीकेशंस हो। और ये पिछले 15 सालों से जो काम करती आ रही एक आर्मी वाइड एरिया नेटवर्क मैसेजिंग है उसका स्थान लेगी। कौन सी?
आर्मी सिक्योर इंडिजिनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन। तो आप एप्लीकेशन का नाम बस याद रखिए। अगला न्यूज़ है दोस्तों, व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते को लेके भारत और ऑस्ट्रेलिया जो ट्रेड वार्ता वगैरह आपस में चल रही थी, और अभी जो ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि हैं वो भारत के जो वाणिज्यिक मंत्री हैं उनसे मिले थे, और उनके द्वारा ये प्रेस रिलीज की गई थी। भारत क्या है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया 2022 से पहले पहले व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता है उस पर साइन कर लेगा, दोनों देश अग्री वगैरह हो जाएंगे। अभी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में लगभग 12 से 13 बिलियन डॉलर का व्यापार है, द्विपक्षीय व्यापार है। और ज़्यादातर क्या है कि भारत से ऑस्ट्रेलिया से जो प्राकृतिक खनिज वगैरह, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया खनिजों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, तो वहाँ से कोयला हो गया, जितने भी खनिज वगैरह, धात्विक खनिज वगैरह हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट भारत के द्वारा किया जाता है। और भारत के द्वारा ज़्यादातर पेट्रोलियम उत्पाद हो गया, ये इस तरह की चीज़ें हैं। खासतौर से भारत के लिए क्या है, भारत के जो युवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के दृष्टिकोण से ऑस्ट्रेलिया एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप फैक्ट के तौर पे याद रखना ज़्यादा जरूरी नहीं है। ये काम की चीज़ है दोस्तों कि जो व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता है जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में किया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ और होता है व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता। इन दोनों समझौतों के अंदर अंतर क्या रहता है जो इकोनॉमिक टर्म्स के हिसाब से, तो सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म है कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, और ये दूसरा वाला है दोस्तों, इसकी है कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो ये दोनों का फुल फॉर्म वगैरह आप याद रखिए। इन दोनों में मुख्य तौर पे जो अंतर होता है दोस्तों, वो एक तरह से इनके वर्ड्स के अंदर आप जो फुल फॉर्म है उसमें उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक देखो पार्टनरशिप दे रखा है, पार्टनरशिप का अर्थ होता है व्यापक स्तर पर क्या है कि जब भागीदारी वगैरह होती है, तो ये एक तरह से सेका से अगला है, यानी जो व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता है उससे आगे का व्यापक आर्थिक भागीदारी एक तरह की आगे की सीढ़ी वगैरह रहती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के अंतर्गत सेवाएं, निवेश, आर्थिक साझेदारी के अन्य क्षेत्र जैसे व्यापार वगैरह हैं उनको भी शामिल किया जाता है, ये चीज़ याद रखिए। और जो व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता है उसके अंदर इन क्षेत्रों को शामिल करने के साथ साथ क्या है कि जो नकारात्मक सूची और टैरिफ को लेके एक कोटा डिसाइड होता है। ठीक है, इसमें क्या है कि नकारात्मक सूची वगैरह भी रहती है कि इन प्रोडक्ट की जो एक सूची है इसके अंदर क्या है कि जैसे भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ में ये ऐसा कर सकता है कि जो भारत ऑस्ट्रेलिया से डेयरी क्षेत्र के प्रोडक्ट वगैरह है वो नकारात्मक सूची के अंदर शामिल करेगा कि भाई हम भारत के अंदर ऑलरेडी क्या है कि दूध वगैरह हो गया, डेयरी क्षेत्र अच्छे तरीके से सरप्लस के अंदर रहता है, तो हम क्यों आपसे इंपोर्ट वगैरह करें। तो इसलिए क्या नेगेटिव सूची और टैरिफ वगैरह है उसका कोटा रहता है। एक तरह से क्या है कि जो दर वगैरह है उनको छोड़कर सभी वस्तुओं को चरणबद्ध तरीके से केवल टैरिफ के अंदर कमी करना ही शामिल होता है। तो याद रखिए दोस्तों, व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते के अंदर केवल टैरिफ होता है, उसकी कमी की जाती है। एक प्रोडक्ट की लिस्ट बनाई जाती है जिस पे एक लिस्ट ऐसी रहती है जिस पे कोई भी सहमति वगैरह नहीं रहती, जिसको नकारात्मक सूची बोलते हैं, और एक ऐसी लिस्ट रहती है जिस पे क्या है कि सहयोग रहता है। तो एक तरह से व्यापक आर्थिक भागीदारी सहयोग समझौते के अंतर्गत जो प्रोडक्ट वगैरह है, जो लिस्ट वगैरह है, उसमें टैरिफ वगैरह को कम करना ही शामिल रहता है, ये चीज़ याद रखिए। ठीक है, जो व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता है वो व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते की तुलना के अंदर ज़्यादा व्यापक होता है। आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये आगे की सीढ़ी है। एक तरह से ये किसी भी देश के द्वारा सबसे पहले किया जाए, जैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये समझौता पहली बार किया जा रहा है। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में या 5-6 साल के बाद में इस व्यापार समझौते को बढ़ा के व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी और ज़्यादा क्या है ब्रॉड वगैरह है वो किया जाता है। बस इतना याद रखिए। नेक्स्ट दोस्तों, एक मिंदम मिजपाई योजना के बारे में बात करते हैं। ये तमिलनाडु के द्वारा स्टार्ट की गई है योजना। कुछ स्टेट वगैरह की क्या योजनाएं वगैरह कुछ इंपॉर्टेंस वगैरह रहती है नेशनल लेवल पे, तो ये चीज़ याद रखना। स्कीम का नाम याद रखिए, मिंदम मिजपाई योजना। ठीक है, इसका जो स्कीम है तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स वगैरह रहती हैं उसके स्थान पर कपड़े की थैलियों को उपयोग करने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। यानी जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स रहती है, जो प्लास्टिक की बैग वगैरह है, उसके स्थान पे कपड़े के थैले को उपयोग वगैरह किया जाए, इसके लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए तमिलनाडु सरकार के द्वारा ये योजना स्टार्ट की गई। याद रखना दोस्तों, सिंगल यूज प्लास्टिक्स क्या रहती है, कोई भी क्या है कि प्लास्टिक्स होती है जिसका एक बार यूज करके अपन फेंक देते हैं ना, उसको सिंगल यूज प्लास्टिक्स बोलते हैं।
ठीक है। जो प्लास्टिक्स होती हैं जो अपन एक बार काम में ले लिया उसको बाद में फेंक देते हैं, उसको सिंगल यूज प्लास्टिक। और भारत सरकार के द्वारा भी ये संकल्प वगैरह लिया गया है कि 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक्स हैं उससे मुक्त बनाना है भारत को, और इस पर बैन वगैरह करना है। नेक्स्ट दोस्तों बीआरटी टाइगर रिजर्व के बारे में बात करते हैं। बीआरटी की फुल फॉर्म है बिलीगिरी रंगास्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व के बारे में बात करते हैं। ये क्यों न्यूज के अंदर है दोस्तों, क्योंकि इस टाइगर रिजर्व के अंदर कर्नाटक के द्वारा अगले 5 वर्षों के अंदर बीआरटी टाइगर रिजर्व है और जो बांदीपुर क्षेत्र है वहाँ पे 70,000 हेक्टेयर के अंदर फैला हुआ एक लेंटाना, ये एक फल की प्रजाति है दोस्तों, फूल की प्रजाति है लेटाना। इसको उखाड़ने की योजना है, इसको नष्ट वगैरह किया जा रहा है। 70,000 हेक्टेयर, याद रखना दोस्तों, इतने व्यापक स्तर पे। तो इस प्रजाति का नाम याद रखना है लेटाना, और ये कहाँ पे हो रहा है, कर्नाटक के अंदर, ठीक है, कर्नाटक के बीआरटी टाइगर रिजर्व के अंदर, ठीक है। तो ये याद रखना दोस्तों। अभी इस प्रजाति के बारे में बताता हूँ आपको। लेटाना एक 12 मासी फूलों का पौधा है दोस्तों, जो अमेरिका और अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का मूल निवासी है। ज़्यादा इसका जो मूल क्षेत्र है वो अमेरिका और अफ्रीका के अंदर जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ पे पाया जाता था, लेकिन ये अभी भारत के अंदर भी क्या है कि पाया जा रहा है, ठीक है। लेटाना इसलिए काटा जा रहा है दोस्तों क्योंकि जो कर्नाटक के अंदर साइट्रस उद्योग है उसके लिए एक गंभीर खतरा का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा लेटाना जो फूल वगैरह की जो प्रजाति है उसकी वजह से जो पशु वगैरह हैं वो भी बीमार वगैरह पड़ रहे हैं, क्योंकि पशुओं के चरने के लिए क्या कि ये विषैला वगैरह एक तरह से क्या कि पादप है, तो इसलिए इस टाइगर रिजर्व से इस लेटाना प्रजाति को काटा जा रहा है। नेक्स्ट दोस्तों आपको टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ा सा बता, ये बीआरटी यानी बिलीगिरी रंगास्वामी टेम्पल है वो कर्नाटक के अंदर पाया जाता है, ये चीज़ याद रखिए। अभी ये टाइगर रिजर्व है, ठीक है। 1974 के अंदर इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया था, ये चीज़ याद रखिए। 2011 के अंदर इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर, प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया था, 1973 के अंदर, तो उस टाइम अभी 2011 के अंदर इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। इस टाइगर रिजर्व के अंदर 16 वन पाए जाते हैं, ये चीज़ याद रखिए फैक्ट के तौर पे। 16 वन क्या होते हैं दोस्तों कि साउथ के अंदर जो नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी की पहाड़ियों के अंदर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वन हैं उनको स्थानीय स्तर पे 16 वन के नाम से जाना जाता है। तो कहाँ पे, नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी, ये तमिलनाडु के अंदर पड़ती है, ठीक है। तो ये तीनों पहाड़ियों पर पाए जाने वाला शीतोष्ण कटिबंधीय वन है उसको स्थानीय स्तर पे 16 के नाम से जाना जाता है, ये चीज़ याद रखिए। कर्नाटक के अंदर कुछ और संरक्षित क्षेत्र हैं, जैसे आप याद रख सकते हो बनेरघाटा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के अंदर पाया जाता है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान हो गया, बांदीपुर नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क और अंसी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 4 से 5 नेशनल पार्क्स हैं जो कर्नाटक के अंदर पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक तो बीआरटी हो ही गया, साथ में बनेरघाटा हो गया, नागरहोल हो गया, बांदीपुर, कुद्रेमुख और अंसी, ये कर्नाटक के अंदर नेशनल पार्क्स हैं। इनको फैक्ट के तौर पे आप याद रखना दोस्तों। और इसी के साथ आज का जो 25 दिसंबर का जो करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट होता है दोस्तों, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। धन्यवाद सभी का।